भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर इतने लंबे संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें ऐसा क्या लिखा है जो हमें आम नागरिक को इतनी ताकत देता है। ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर इंसान को ये जानना जरूरी है कि हमारा संविधान हमसे क्या कहता है और हमारे क्या क्या राइट्स हैं। 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। इसमें कुल 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद ये घटकर 299 रह गए। इस सभा का मकसद था भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना। 29 अगस्त सन 1947 को बनी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आज हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को लागू। इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंसी का ऐलान किया था। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्या संविधान पहले लागू हो सकता था? फिर 26 जनवरी सन 1950 को ही क्यों लागू किया गया? इसका सिंपल सा जवाब है, सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंसी का प्रस्ताव पास किया। उसी दिन को याद रखने के लिए और आजादी की उस ऐतिहासिक मांग को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को चुना गया। हाँ, तकनीकी रूप से 26 नवंबर सन 1949 को ही लागू किया जा सकता था संविधान को, लेकिन नेताओं ने सोचा कि 26 जनवरी की तारीख आजादी के संघर्ष से जुड़ी है, इसीलिए उसे प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक बनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ और वही दिन भारत का रिपब्लिक डे बन गया। संविधान की असली आत्मा है प्रस्तावना। इसमें साफ लिखा है कि भारत किस तरह का देश होगा और किन मूल सिद्धांतों पर चलेगा, जिसमें पहला है सॉवेरेनिटी, जिसका मतलब है भारत पूरी तरह आजाद है। हमारे देश के फैसले ना तो ब्रिटेन करेगा, ना अमेरिका और ना ही कोई और ताकत। हमारे फैसले सिर्फ भारत की जनता और उसकी सरकार करेगी। नंबर 2, सोशलिस्ट, जिसका मतलब है कि हर इंसान को बराबरी का हक मिलेगा, चाहे अमीर हो या गरीब और चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो। सरकार का काम होगा सबको समान अवसर देना, शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य में। नंबर 3, सेक्युलर, यानी भारत का कोई राजधर्म नहीं है। सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और पालन करने की पूरी इंडिपेंडेंसी है। और नंबर 4 है डेमोक्रेटिक, जिसका मतलब है कि जनता ही असली मालिक है। सरकार जनता से चुनी जाती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और लोग वोट देकर तय करते हैं कि देश कौन चलाएगा। नंबर 5, रिपब्लिक, यानी भारत में कोई राजा या रानी शासन नहीं करता। यहाँ जनता के वोट से चुना हुआ राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। ये साफ करता है कि सत्ता वंशानुगत नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया से तय होती है। इस तरह प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो विजन है जिस पर पूरा भारत टिका हुआ है। आजादी, बराबरी, धर्म की स्वतंत्रता और जनता की ताकत। लेकिन संविधान सिर्फ सुंदर शब्द नहीं है, इसमें हमारी जिंदगी से जुड़ी हकीकतें लिखी हैं। हमें मिले हैं 6 मौलिक अधिकार, जिसमें पहला है सबको बराबरी का हक देता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और दूसरा, अपनी बात कहने, लिखने और जीने की आजादी का हक देता है। और तीसरा, किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। और चौथा, हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी है। और इसी तरह से पांचवा, अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा पाने का सबको हक है। और इसी तरह नंबर 6, अगर आपके ये हक छीने जाए तो आप सीधे अदालत में जाकर अपना इंसाफ मांग सकते हैं। यानी संविधान ने हमें ताकत दी है कि हम कह सके, मेरा हक मुझे वापस दो। संविधान ने सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि कर्तव्य भी बताए हैं, जैसे इन्वायरमेंट की रक्षा करना, देश की एकता बनाए रखना और शिक्षा को सम्मान देना। साथ ही नीति निर्देशक तत्व सरकार को दिशा देते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबको देना। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि भारत का संविधान एक ही जगह से नहीं बना। इसमें दुनिया के 11 देशों से विचार लिए गए, जिसमें पहला है ब्रिटेन, जिससे हमने संसद और प्रधानमंत्री का सिस्टम, यानी देश चलाने के लिए एक संसद हो जहां सांसद बैठकर बहस करें और कानून बनाए और देश का असली काम प्रधानमंत्री संभाले, राष्ट्रपति या राजा नहीं। और दूसरा अमेरिका, जिससे हमने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसका मतलब है हर इंसान को कुछ बुनियादी हक मिले, जैसे बोलने की आजादी, बराबरी का हक, शिक्षा का हक, धार्मिक इंडिपेंडेंसी
ताकि कोई भी सरकार इनसे छीन ना सके। और तीसरा आयरलैंड, जिससे हमने नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसका मतलब है सरकार को बताया गया कि सिर्फ कानून ही ना बनाए बल्कि लोगों के भले के लिए मार्गदर्शन वाले नियम भी हो, जैसे गरीबों के लिए शिक्षा, लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, बराबरी वाला समाज। नंबर 4 कनाडा, जिससे हमने केंद्र और राज्य की शक्तियां बांटने का तरीका, यानी सिर्फ दिल्ली केंद्र ही ताकतवर ना हो बल्कि राज्यों को भी अपने हिसाब से फैसले लेने का हक मिले। यानी कुछ चीजों पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा, जैसे रक्षा, विदेश नीति, और कुछ पर राज्य, जैसे पुलिस और हेल्थ। नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया, जिससे हमने कॉन्करेंट लिस्ट और राज्यों की बराबरी, यानी जिसका मतलब है कुछ ऐसे मुद्दे हो जिन पर दोनों यानी केंद्र और राज्य कानून बना सके, जैसे शिक्षा, जंगल और बिजली, और संसद में राज्यों की भी बराबर सुनी जाए। नंबर 6 जर्मनी, जिससे हमने आपातकाल की शक्तियां, मतलब अगर देश पर बहुत बड़ा खतरा आ जाए जैसे युद्ध या दंगे हो तो सरकार को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिले ताकि वो हालात को संभाल सके। नंबर 7 सोवियत संघ, जिससे हमने 5 साल की योजना और समाज कल्याण, यानी देश की तरक्की के लिए 5 साल की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाए, जैसे सड़कें, फैक्ट्री, खेती, और सरकार का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि लोगों का भला करना भी हो। नंबर 8 फ्रांस, जिससे आजादी, बराबरी और भाईचारा, यानी हर नागरिक को आजादी मिले, सब बराबर हो और समाज में भाईचारा बना रहे, यही नारा संविधान में भी है। नंबर 9 दक्षिण अफ्रीका, जिससे हमने संविधान बदलने का तरीका और राष्ट्रपति का चुनाव लिया, यानी अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो संविधान में बदलाव हो सके और राष्ट्रपति सीधे जनता नहीं बल्कि संसद के लोग मिलकर चुने। नंबर 10 जापान, जिससे हमने कानून के सामने सब बराबर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया, चाहे गरीब हो या अमीर, मंत्री हो या आम आदमी, सब पर कानून बराबर लागू हो। लेकिन इतना सब जोड़ने के बाद भी संविधान को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। संविधान स्टेबल नहीं है, इसमें समय समय पर संशोधन होते हैं। अब तक 105 से ज्यादा बदलाव हो चुके हैं इस संविधान में। दोस्तों, संविधान में सबसे फेमस बदलावों में से 2 है। पहला 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ, जब इमरजेंसी के दौरान सरकार ने संविधान को अपने हिसाब से बदल दिया। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए और सरकार की ताकतें और बढ़ा दी गई। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हुई तो जनता को लगा कि आगे से ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए, इसलिए आया 44वां संशोधन जो 1978 में आया। इसमें सरकार की ताकतों को सीमित किया गया और नागरिकों को आजादी को और मजबूत कर दिया गया। यानी 42वें संशोधन में संविधान को सरकार की ओर झुका दिया गया था और 44वें संशोधन में फिर से उसे जनता की ओर लौटा दिया गया। यही संविधान हमें ताकत देता है कि हम किसी भी सत्ता से सवाल पूछ सके। याद रखिए, संविधान सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि हमें भी जवाबदेह बनाता है। ये वो ताकत है जिससे भारत चलता है। थैंक यू। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।